हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि का भेद नहीं है। तो देखिए, स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है, इनमें से बताना है। आदि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि, कौन सा नहीं है। देखिए, स्वर संधि की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्वर संधि क्या होती है, जब दो स्वरों के मेल से, ध्यान दीजिएगा, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, देखिए भेद पूछे जाएं तो इसके होते हैं 5 भेद। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं है इसमें। तो इसमें कौन सा नहीं है, आदि संधि नहीं है, अयादि संधि होता है। आदि संधि नहीं, अयादि होता है। तो आपका यहाँ पे कौन सा भेद नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आदि संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष एवं भावों का बोध कराने वाले शब्द निहित रहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष एवं भावों का बोध कराने वाले शब्द निहित रहते हैं। जैसे कि कौन कौन से शब्द, जैसे कि हो गया आपका वीरता, ऐसे ही पुरुषत्व, और होता है आपका लालिमा, और इसके अलावा मिठास और यौवन। तो ये सभी जो शब्द हैं ये निहित होते हैं भाववाचक संज्ञाओं में। और ये सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी से बनाई जाती है। भाववाचक जो संज्ञाएं होती है ये सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी से बनाई जाती है। तो उपयुक्त सभी से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना हुआ है। तो देखिए, पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, परिधन आवरण हो जाता है। यानी कि परि और आवरण के योग से बना हुआ है पर्यावरण। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये किस संधि का उदाहरण है, ये भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। जो पर्यावरण है आपका, यानी कि परिधन आवरण, ये किस संधि का उदाहरण है, ये है यण संधि का उदाहरण। ये यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यण संधि में क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए आप। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अलग स्वर आए, तो अलग स्वर आने से क्या हो जाता है, ई, छोटी ई और बड़ी ई का हो जाता है य, छोटा ऊ, बड़ा ऊ इसका क्या हो जाता है, व हो जाता है, तथा री जो होता है इसका हो जाता है र। तो ये ध्यान रखेंगे क्या परिवर्तन होता है, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का तो य हो जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, और री का र हो जाता है।
अब देखिए पर्यावरण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परिधन आवरण होता है। तो इसमें कौन सा स्वर है, परी में छोटी ई स्वर है, आपको पता है। और यहाँ पे कौन सा स्वर है, यहाँ पे है आपका आ स्वर। तो इसमें अलग स्वर आ गया ना, आ स्वर जो है ये अलग है, जो मैंने बताए छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ये नहीं है, लेकिन ये अलग स्वर है यानी कि आ स्वर है। तो ई और आ के मिलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका री है तो री, और यहाँ पे आ स्वर है तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो ये परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह रचना महादेवी की नहीं है। तो देखिए महादेवी वर्मा की रचनाएं कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको हिंदी की ही क्लासेस में, शाम 5 बजे वाली क्लास में। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन से नहीं है इनमें से, ये बतानी है। तो देखिए पथ के साथी ये महादेवी वर्मा की रचना है, स्मृति की रेखाएं भी हैं। और यामा रचना के लिए तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये रचना भी महादेवी वर्मा की हो गई। लेकिन जो उर्वशी रचना है ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये किसकी है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। तो ये ध्यान रखेंगे, उर्वशी नामक रचना ये महादेवी वर्मा की नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वशी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है इनका, ये एक क्या है, काव्य नाटक है। और यह काव्य 1961 में प्रकाशित हुआ। उर्वशी जो है ये राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें वर्ष 1972 में इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए, उर्वशी नामक रचना के लिए। और महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा रचना के लिए। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिए। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की है। और ये कब किया, ये किया आपका वर्ष 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए वर्ष 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई, वर्ष 1954 में की गई। और कहाँ पर की गई साहित्य अकादमी की स्थापना, ये भी पूछा जा सकता है। तो दिल्ली में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। और ये किस मंत्रालय के अधीन है, ये भी आपका शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ये ध्यान रखेंगे। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई, जबकि साहित्य अकादमी की स्थापना भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई। साहित्य अकादमी की स्थापना भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई। कब की गई, वर्ष 1954 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपको गुणवाची विशेषण तो आपने पढ़े होंगे, गुणवाची या गुणवाचक विशेषण आपने पढ़े होंगे ना, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया है दशाबोधक गुणवाची विशेषण। तो थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये दशाबोधक गुणवाची विशेषण क्या है। तो देखिए ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये क्लास है आपकी। वैसे तो डेली ही आपको इम्पॉर्टेंट क्लासें दी जा रही है हिंदी की, तो आज की और भी महत्वपूर्ण है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो। जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण व दोष का बोध हो, ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और गुणवाचक जो विशेषण है इनका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है। जैसे कि देखिए कौन कौन से गुणवाचक विशेषण होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए आपका गुणवाचक विशेषण में आता है गुणबोधक, गुणबोधक गुणवाची विशेषण। इसके अलावा गुणबोधक
हो गया। दूसरा होता है आपका दोष बोधक, दोष बोधक। तीसरा हो गया आपका काल बोधक। ऐसे ही आपका रंग बोधक होता है एक, रंग बोधक, गुण बोधक, दोष बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक। ऐसे ही आपका गंध बोधक हो गया, गंध बोधक। अवस्था बोधक होता है एक, अवस्था बोधक होता है। फिर दशा बोधक भी होता है। ऐसे ही आपका आकार बोधक होता है, आकार बोधक गुणवाची विशेषण होता है। और आपका स्पर्श बोधक होता है, स्पर्श बोधक गुणवाची विशेषण। ऐसे ही आपका स्वाद बोधक होता है। तो विभिन्न प्रकार के आपके गुणवाची विशेषण होते हैं। जैसे कि गुण बोधक में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे बताइए। गुणवाची विशेषण में गुण बोधक गुणवाची विशेषण में कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे कि गुण, जिन शब्दों से गुण बताया जाए, किसी इंसान, किसी स्थान का या किसी भी चीज़ का गुण बताया जाए, वो होंगे आपके गुण बोधक। यानी कि जैसे कि गुण क्या क्या होते हैं, जैसे कि अच्छा हो गया, सुंदर हो गया, ये सभी गुण वाले शब्द होते हैं। तो इन्हें गुण बोधक गुणवाची विशेषण कहा जाता है। इसके अलावा श्रेष्ठ हो गया, इससे भी गुण बताया जाता है। तो ये गुण बोधक गुणवाची विशेषण आपके हो गए। ऐसे ही दोष बोधक गुणवाची विशेषण कौन कौन से होंगे। जैसे कि जिससे दोष, जिन शब्दों से दोष बताया जाए, व्यक्त किया जाएगा, तो कौन कौन से। जैसे कि बुरा हो गया आपका, खराब हो गया, उद्दंड हो गया, जहरीला हो गया। तो ये दोष बोधक गुणवाची विशेषण होते हैं। ऐसे ही रंग बोधक की बात करें तो रंग, नाम से ही पता चल रहा है रंग। तो रंग बोधक गुणवाची विशेषण कौन कौन से, काला, गोरा, पीला, नीला, ये सभी रंग का यूज जिन विशेषणों में होगा वो रंग बोधक हो गए। ऐसे ही कालवाचक कौन कौन से विशेषण हो जाएंगे। कालवाचक गुणवाची विशेषण कौन कौन से, पुराना, नया, प्राचीन। तो ये सभी आपके कालवाचक काल बोधक गुणवाची विशेषण हो जाएंगे। ऐसे ही स्थानवाचक की बात करें, स्थान बोधक की बात करें, बोधक, दशा बोधक, स्थान बोधक, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। तो स्थान बोधक में कौन कौन से, चीनी, मद्रासी, बिहारी। तो ये स्थानों का जो विवरण प्रस्तुत करता है उन्हें स्थान बोधक कहा जाता है। ऐसे ही गंध बोधक किन्हें कहा जाता है, खुशबूदार, सुगंधित, इन सबको गंध बोधक कहा जाता है। गंधबोधक विशेषण ये होते हैं, ये शब्द गंधबोधक विशेषण होते हैं। ऐसे ही अवस्था बोधक कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे कि गीला है, कैसी अवस्था है, एरिया की अवस्था बतानी है। गीला है, सूखा है, जला है, कैसा है, अवस्था बताई जाती है जिन विशेषणों के द्वारा, ये अवस्था बोधक होते हैं। देश, फिर है आपका दशा बोधक बताना है कि दशा बोधक, क्वेश्चन में भी आपको दशा बोधक ही दिया हुआ है। तो दशा बोधक में क्या होता है, दशा बोधक में बताया जाता है कैसी दशा है, स्वस्थ है, रोगी है, भला है, चंगा है, कैसा है। तो ये सभी होते हैं दशा बोधक गुणवाची विशेषण। तो आपका दशा बोधक गुणवाची विशेषण कौन सा हो जाएगा इसमें से, भला, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ऐसे जो विशेषण होते हैं जिनका प्रयोग दशा बताने के लिए किया जाता है, तो उन्हें दशा बोधी या दशा बोधक गुणवाची विशेषण कहा जाता है। ऐसे ही आकार बोधक में क्या क्या हो जाएगा, आकार, जिन विशेषणों के द्वारा आकार बताया जाता है, जैसे कि मोटा, छोटा, बड़ा। ऐसे ही स्पर्श जैसे कि कठोर है, कोमल है, स्पर्श से पता चलेगा ना, तो कठोर है, कोमल है। तो ऐसे जो विशेषण होते हैं ये आकार बोधक होते हैं। और स्पर्श बोधक कौन कौन से, स्पर्श बोधक है यहाँ पे कौन कौन से, कठोर, कोमल, आकार में मोटा, पतला, ये सब हो जाएगा। और ऐसे ही स्वाद बोधक में क्या आ जाएगा, स्वाद, टेस्ट से, खट्टा, मीठा है, कैसा है, कसैला है, नमकीन है। तो ये सभी स्वाद बोधक शब्द हो गए। अब यहाँ पे आपसे दशा बोधक पूछा था, तो आपका दशा बोधक कैसी दशा है ये बताना है। तो विभिन्न प्रकार के गुणवाची विशेषण होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए चौड़ा जो है इसमें से, चौड़ा, ये कैसा विशेषण हो जाएगा, आकार बोधक हो जाएगा, आकार बोधक ये विशेषण हो जाएगा। भला जो है ये आपका दशा बोधक हो गया। नया जो होगा ये कैसा होगा, काल बोधक होगा, काल बोधक गुणवाची विशेषण है। सूखा जो है ये कैसा है, जल्दी से बताएं, अभी अभी बताया मैंने,
ये हो जाएगा आपका अवस्था बोधक। गुणवाची विशेषण भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रारूप लेखन का अर्थ है। प्रारूप लेखन का अर्थ क्या होता है? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, इसे कहा जाता है प्रारूप। अगला क्वेश्चन है जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है। देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर कौन सा अलंकार? वहाँ पर होता है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बताती हूँ, 2 पंक्तियाँ बताती हूँ मात्र, तो आप इनको हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है स्क्रीन पे, तो फिर भी कोशिश करती हूँ। तो देखिए ये पंक्ति क्या है? चरण धरत चिंता करत। क्या है पंक्ति? पंक्ति है आपकी चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु ओर। फिर चितवत चहु ओर। आपकी पंक्ति है चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु ओर। और फिर दूसरी पंक्ति है आपकी सुवरन को ढूंढत फिरत। सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। ये ध्यान रखना है, ये पंक्तियां हैं आपकी। आपने एक यहाँ पे श्लेष अलंकार कैसे होता है आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लिया। आपका एग्जाम्पल है चरण धरत चिंता करत, फिर चितवन चहु ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। तो ये आपकी पंक्तियां हैं। अब देखिए ये एक दोहा है और इस दोहे की दूसरी लाइन यानी कि इस लाइन में, ये दूसरी लाइन हो गई, तो इस दोहे की दूसरी लाइन में किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पे सुवरन का प्रयोग किया गया है। दूसरी लाइन में यहाँ पे सुवरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्याभिचारी और चोर तीनों खोज रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो सुवरन है इसको कौन कौन ढूंढते फिर रहे हैं? कवि व्याभिचारी और चोर ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये तीनों खोज रहे हैं किसको? सुवरन को। और इस प्रकार सुवरन शब्द के कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो जाएंगे। तीनों लोग खोज रहे हैं, तो तीनों लोग क्यों खोज रहे हैं? क्या इसका अर्थ होगा? अलग अलग चीजें तो खोजेंगे ना, एक ही चीज तो सब लोग नहीं खोजेंगे। क्यों खोज रहे हैं आप थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो देखिए सुवरन के यहाँ पे 3 अर्थ हो गए, यानी कि कवि जो सुवरन खोज रहा है वो क्या खोज रहा है? कवि क्या खोजेगा? अच्छे शब्द खोजेगा ना। तो सुवरन का अर्थ यहाँ पे कवि जो खोज रहा है ये क्या खोज रहा है? अच्छे शब्द खोज रहा है। और ऐसे ही व्याभिचारी जो होता है, व्याभिचारी सुवरन क्यों खोज रहा है? व्याभिचारी सुवरन खोज रहा है अच्छा रंग रूप। सुवरन से क्या खोज रहा है? ये अच्छा, सुवरन का मतलब यहाँ पे है अच्छा रंग रूप से। व्याभिचारी जो खोज रहा है वो खोज रहा है अच्छा रंग रूप। और तीसरा जो चोर भी सुवरन खोज रहा है, चोर भी जो सुवरन खोज रहा है, तो ये क्या खोज रहा है? ये खोज रहा है स्वर्ण, यानी कि सोने की खोज कर रहा है। तो यहाँ पे जो सुवरन शब्द है इसके कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सुवरन शब्द है, शब्द तो एक ही बार यूज किया गया है लेकिन इसके अर्थ कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार में कोई शब्द सिर्फ एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? वहां पे आपका हो जाता है श्लेष अलंकार। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बार आप
आपका ऐसा ही कोई लाइन आए या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप करेक्ट करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला। देखिए, किसी काम को उत्साह और परिश्रम को करने वाला, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अध्यवसायी। अध्यवसायी कहा जाता है, अध्यवसायी कहा जाता है इसको। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मदारी, ममत्व, मैना, छोटा मोटा सभी दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें संज्ञा नहीं है। तो इसमें संज्ञा नहीं है मोटा। मोटा एक विशेषण है, विशेषता जो बताते हैं ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं, और ये मोटा जो है ये विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, तो अंतस्थ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें से अंतस्थ ध्वनियाँ कौन होती हैं? स्वर और व्यंजन के बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं इनको कहा जाता है क्या? अंतस्थ ध्वनियाँ। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आपको कमेंट करके बताना है। डेली शाम 5 बजे आपको ये क्लास मिल रही है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कल की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए, कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट बताए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से समझाया जा रहा है ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे रिलेट करके पूछे तो वो भी आप करेक्ट करके आए। तो यही आपका फ़ायदा है हिंदी की क्लास देखने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंदगुप्त के लेखक का नाम है। तो देखिए, स्कंदगुप्त के लेखक का क्या नाम है? स्कंदगुप्त किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, जयशंकर प्रसाद ने 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटकों की रचना की इन्होंने? 13 नाटकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो है आपका स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त एक नाटक है इनका। दूसरा है चंद्रगुप्त, ये भी एक नाटक है। तीसरा है आपका देखिए कामना। इसके अलावा अजात शत्रु, अजात शत्रु भी इनका एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। इसके अलावा हो गया राजश्री, जनमेजय, जनमेजय ये भी इनका नाटक है। जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ इसका पूरा नाम है, जनमेजय का नाग यज्ञ। इसके अलावा है विशाखा, सज्जन व एक घोट, एक घोट। तो इनके ये सभी क्या हैं? नाटक हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। हो सकता है अगली बार चंद्रगुप्त से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे विशाखा से पूछ लिया जाए, विशाख से, और या फिर आपका ध्रुव स्वामिनी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको सभी नाटक यहाँ पे बता दिए मैंने जो कि लिखे गए हैं, लगभग सभी बता दिए, थोड़े और बच गए हैं। तो ये नाटक लिखे गए हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और जो जयशंकर प्रसाद हैं इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कवि, सूफी, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे? तो देखिए ये कौन थे? सूफी भी थे, कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे। तो ये कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, अमीर खुसरो जो हैं इन्हें खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली, खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी का एक प्रकार है ना, तो खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। और इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शौ किसके मेल से बना है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। शौ किसके मेल से बना है बताना है आपको। यहाँ पे शौ, जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप चलिए अपना आंसर लगाइए। आप सभी लोग भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए। शौ जो है ये किसके मेल से बना है? क शौ के, क शौ के, इस क शौ के या इस क शौ के, किसके मेल से बना है? जल्दी से आंसर लगाएं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क और शौ, आधा क और शौ के
मेल से क्या बना है, श वर्ण आपका बना हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये किस व्यंजन का उदाहरण है पूछा जाए तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन का ये क्या है, एग्जाम्पल है, यानी कि संयुक्त व्यंजन का ये उदाहरण है। और आपसे पूछा जाए कि त्र जो वर्ण है ये किसके मेल से बना हुआ है, बताएं। तो त्र जो है ये बना हुआ है आपके आधा त और पूरा र के मेल से। जबकि ज्यों की अगर हम बात करते हैं तो ज्यों बना हुआ है आधा ज और यों के मेल से। और श्र जो शब्द है, श्र किसके मेल से बना हुआ है, ये आधा श और र के मेल से बना हुआ है। अगर आप जब आपका वो फ़ोन में सर्चिंग बार आता है ना, सर्चिंग बार, उसमें हिंदी आप निकालेंगे, हिंदी जो सर्च होती है, हिंदी फ़ॉन्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप आधा श, ये वाला आधा श और र डाल के देखिए तो आपका ये वाला श बनेगा। तो ऐसा भी होता है, तो इसको ध्यान में रखना है कौन सा शब्द किसके योग से बनता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और आपका ज्यों बनता है आधा ज और यों के योग से। और ऐसे ही आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए त्र किसके बाद आता है, त्र किसके बाद आता है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए त के बाद कौन सा व्यंजन आता है। ये भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो आप बताइएगा कि श किसके बाद आता है, ये जो श आता है ये किसके बाद आता है, ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनवाणी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं इन्होंने जनवाणी नामक पत्रिका का संपादन किया है। और देखिए इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया है आयोग के द्वारा इससे रिलेट करके कि हिंदी शब्दकोश में, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए हो सके तो, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में त्र जो है ये किस वर्ण के बाद आता है, ये पूछा गया था। तो ये आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्र किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्दकोश में। देखिए त्र की बात करें तो ये किस वर्ण के बाद आता है, त वर्ण के बाद आता है। कैसे आता है ये मैंने आपको बताया अभी कि जो त्र है आपका, त्र जो एक क्या है व्यंजन है, ये आपको पता है ये किन के मेल से बना हुआ है, ये बना हुआ है आधा त और र के मेल से। आधा त और र के मेल से बना हुआ है ये बताया ना। तो जो त है, तो त के बाद आता है त्र, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपसे अभी मैंने पूछा कि जो श वर्ण है ये किसके बाद आता है, तो श जो वर्ण हो जाएगा ये किसके बाद आता है, क के बाद आता है, क्योंकि ये आधा क और आधा श के मेल से बना हुआ है। तो इसमें वर्णमाला में इस प्रकार से ही होता है, ये नहीं कि आपने व्यंजनों के हिसाब से बता दिया कि इसके बाद ये आएगा या इससे पहले ये आएगा। व्यंजन देख के नहीं बता देने हैं, किसके मेल से ये बना हुआ है उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ऐसा ही होता तो सभी लोग कर लेते और आप करेक्ट करके आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो किस तरीके से आपको ऐसे ही ज्यों किस के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है पूछा जाए तो देखिए ज और यों के योग से बना हुआ है आपका ज्यों, तो किसके बाद आ जाएगा, ज के बाद आएगा। ऐसे ही श जो पूछा जाए तो श किसके बाद आएगा, तो देखिए श आएगा आपका किसके बाद, श के बाद, क्योंकि ये श आधा श और र के योग से बना हुआ है। तो ये पहला वाला जो वर्ण आ रहा है आपका इसके योग से बन जाएगा ये। तो ये आपको किस किस के मेल से बना हुआ है ये पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा कि हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। तो त्र जो आता है आपके ये किसके योग से बना है, त्र बना हुआ है आधा त और र के योग से। तो आपको पता है तो आप करेक्ट करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, बहुत लोग कहेंगे कि श जो है ये किसके बाद आता है, इससे पहले वर्ण जो आता है उसके बाद आ जाता है श। बहुत लोग ऐसा कहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है। तो जिसके मेल से ये बना होता है उसको आपको यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन तो कवर हो चुका है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे किस तरीके से आयोग क्वेश्चन
पूछ रहा है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ये मैंने बता दिया आपको। और डेली आप इस क्लास को फॉलो कीजिए तो बहुत सारे आपके यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे और आगामी एग्ज़ाम तक आप सभी लोग बिल्कुल हिंदी में पक्के हो जाएंगे। और अगर 18 से 19 नंबर आप हिंदी में ले आए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आगे जितने भी बाकी 80 में से 100 में से अगर 20 में से आपके 19 नंबर या 18 नंबर पक्के हो गए तो फिर और मैं तो आप थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगला देखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है किसकी, बच्चन की। कौन से बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की। ये ध्यान रखेंगे, बच्चन की ये कृति जो है ये आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। हरिवंश राय बच्चन की यह कृति आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है और इसकी गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है। जो ये रचना है ना, इसकी रचना कालजयी रचनाओं में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईशान शब्द का अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। देखिए ईशान शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, किस अर्थ में, इसका राइट आंसर है दीप्ति। दीप्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है ईशान शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। रोज बताती हूँ संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं, क्या होते हैं ये बताती हूँ ना। जो तो क्या होते हैं ये तत्सम शब्द होते हैं। डेफिनेशन से भी देखिए रिलेट करके आयोग ने क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऐसे करके, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, मैं का बहुवचन है। तो देखिए मैं का बहुवचन बताना है। मैं का बहुवचन तो सभी को पता होगा, मैं के बहुवचन रूप में अगर कहें तो हम बोल देते हैं अपने आप को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द में योजक चिन्ह यानी कि हाइफन आवश्यक है। तो देखिए गंगा जल और ग्रामवासी राजकुमार राम लक्ष्मण, किस में हाइफन आवश्यक है बताएं। तो देखिए हाइफन का चिन्ह क्या होता है, ऐसे डैश का चिन्ह हो जाता है ना बीच में, तो दो शब्दों में डैश का चिन्ह जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे हो जाता है आपका हाइफन, ये इसे कहा जाता है हाइफन। तो राम लक्ष्मण में हाइफन चिन्ह लगता है, तो ऑप्शन